सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे एमसीक्यूज़ ऑन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के बारे में। ये हमने ना थ्योरेटिकल पार्ट इसका पढ़ लिया था, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो सेशन नहीं देखा हुआ तो ज़रूर जाके देख लेना, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्लासेस आपके जेकेपी कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं वेटरनरी फार्मासिस्ट की, क्योंकि यहाँ पे भी ना हमारे पास ये सिलेबस में दिया गया है, ठीक है ना। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की बात करें, कांस्टेबल और फार्मासिस्ट का जो सिलेबस है ना जीएस का, वो ऑलमोस्ट पूरा सेम है, डिट्टो कॉपी। इसीलिए ये इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं क्लासेस। बिना टाइम वेस्ट किए कंटिन्यू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्टली मैच। यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्टली मैच है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है जनता, दूसरा दिया गया है आपको ऑथोरिटेरियनिज्म के बारे में, तीसरा रिपब्लिक के बारे में और फोर्थ दिया गया है कोप डिटेट के बारे में। आपको बताना है क्या ये जो हमारे पास स्टेटमेंट दिए गए हैं ये करेक्टली मैच हैं या नहीं हैं। जनता के सामने दिया गया है गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बाय मिलिट्री लीडर्स। कैसी गवर्नमेंट, जो किसके द्वारा कंट्रोल की जाए, जो हमारे पास कंट्रोल्ड की जाए यहाँ पे मिलिट्री लीडर्स के द्वारा, तो क्या इसको जनता कहा जाता है। फिर हमारे सामने दिया गया है ऑथोरिटेरियनिज्म, सिस्टम विद कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन अथॉरिटी। कैसा सिस्टम जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ पावर एक अथॉरिटी के पास रहती है। और रिपब्लिक के सामने दिया गया हेड ऑफ स्टेट इज़ ए हेरिडिटरी मोनार्क, कि इसमें क्या देखने को मिलता है कि जो हेड होता है स्टेट का वो एक हेरिडिटरी मोनार्क होता है। और कॉप डिटेट के सामने दिया गया है सडन ओवरथ्रो ऑफ एन एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, मतलब अचानक से क्या कर देना, ओवरथ्रो कर देना, मेन गवर्नमेंट को हटा देना। आपको पूछा गया है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। आपको यहाँ पे आंसर चूज़ करना है, कोड आपको सामने दिए गए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, सिंपल सी बात है, जनता क्या होता है, जनता गवर्नमेंट कंट्रोल बाय मिलिट्री लीडर्स, बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया भी था लास्ट ईयर। और ऑथोरिटेरियनिज्म की बात करें तो यहाँ पे सिस्टम विद कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन अथॉरिटी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन रिपब्लिक वाला गलत है। देखो, हेड ऑफ स्टेट इज़ ए हेरिडिटरी मोनार्क, ये गलत है, इसमें ऐसा नहीं होता। यहाँ पे इलेक्शन के द्वारा चुना जाता है हेड को, ठीक है ना। और कॉप डिटेट का मतलब है सडन ओवरथ्रो ऑफ एन एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, जनता का मतलब है रेफर्स, याद रखना, टू रूल बाय मिलिट्री लीडर्स यूजली आफ्टर सीजिंग पावर बाय फोर्स। देखो, जनता का मतलब सिंपल ये होता है कि जब आर्मी यानी कि मिलिट्री ऑफिसर्स क्या करते हैं, मिलिट्री ऑफिसर्स मिलकर पावर ले लेते हैं और कंट्री चलाते हैं। फिर हमारे पास स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है, क्योंकि अथॉरिटेरियनिज्म का मतलब होता है मीन्स पावर इज़ कंसंट्रेटेड इन वन अथॉरिटी विद लिमिटेड फ्रीडम्स। में क्या होता है ना, इस सिस्टम में पूरी पावर एक लीडर के पास होती है या फिर एक छोटे ग्रुप के पास होती है, और लोगों की फ्रीडम इसमें बिल्कुल लिमिटेड होती है। लोगों को जो आज़ादी दी जाती है ना वो बहुत कम होती है। और रिपब्लिक का जहाँ पे इनकरेक्ट दिया गया था, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, इन ए रिपब्लिक द हेड ऑफ स्टेट इज़ इलेक्टेड। यहाँ पे रिपब्लिक में लीडर इलेक्टेड होता है वोट के द्वारा, जैसे इंडिया में होता है, ना कि हेरिडिटरी, ठीक है ना। हेरिडिटरी का मतलब क्या होता है, जहाँ के मोनार्क हो, जहाँ पे दुनिया से तो बेटा बादशाह बन गया, इस तरह से, जैसे किंग क्वीन सिस्टम होता है ना, वो वाला सिस्टम मोनार्क कहलाता है। कॉप डिटेट इज ए सडन एंड इलीगल ओवरथ्रो ऑफ गवर्नमेंट ऑफन लीडिंग टू मिलिट्री रूल। जनता का मतलब ये है, इसका मतलब है अचानक और फोर्सफुली गवर्नमेंट को हटा देना, ऑफन मिलिट्री या पावरफुल ग्रुप के थ्रू। किसके थ्रू, मिलिट्री या पावरफुल ग्रुप के थ्रू। तो होप आपको समझ आया होगा। आंसर आया ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो ये टर्में याद रख लेना, ये टर्में एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे जनता के बारे में याद रखना, ठीक है, ऑथोरिटेरियनिज्म के बारे में याद रखना, रिपब्लिक के बारे में याद रखना, कॉप डिटेट के बारे में याद रखना। होप आपको बातें क्लियर हुई होंगी। फिर आपसे पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया।
अब आपको क्वेश्चन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया के बारे में बना है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम लॉ दैट डिफाइंस द स्ट्रक्चर एंड पावर ऑफ गवर्नमेंट। फिर पूछा जा रहा है द राज्यसभा इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। तीसरा स्टेटमेंट है द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्सरसाइज रियल एग्जीक्यूटिव पावर। आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या आंसर आएगा? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये क्या है? ये एक सुप्रीम लॉ है। क्या है? सुप्रीम लॉ, याद रखना, सुप्रीम लॉ है। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर का लॉ है, तभी इसे सुप्रीम कहा जाता है। ठीक है, ये बताता है कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, पावर ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या होनी चाहिए, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर की क्या पावर है, प्रेसिडेंट की क्या पावर है। ठीक है, और राइट्स ऑफ सिटीजन्स क्या होने चाहिए, राइट्स ऑफ सिटीजन्स, यानी कि जैसे कि सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, आप इनका वायलेशन नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो कहने की बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? सुप्रीम लॉ है। ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, सुप्रीम लॉ दैट डिफाइंस द स्ट्रक्चर एंड पावर ऑफ गवर्नमेंट। फिर दिया गया राज्यसभा इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ इंडिया। गलत बात है। देखो, राज्यसभा के मेंबर्स डायरेक्टली पब्लिक से इलेक्ट नहीं होते, डायरेक्टली नहीं होते, याद रखना। ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी कि एमएलए बनते हैं। पहले इनको एमएलए चुना जाता है लोगों के द्वारा। ठीक है, फिर क्या होता है? एमएलए बनते हैं, इसके थ्रू इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। ये पहले वोटिंग होगी, ये एमएलए बनेंगे। ठीक है ना? तो कुछ ऐसा भी होता है, कुछ मेंबर्स को प्रेसिडेंट भी नॉमिनेट करता है, फिर जाके हमारे पास राज्यसभा के मेंबर यहाँ पे चुने जाते हैं। याद रखना, राज्यसभा इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ इंडिया, ये गलत है। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्सरसाइज रियल एग्जीक्यूटिव पावर। देखो, बिल्कुल सही बात है। इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो रियल पावर किसके पास है? रियल पावर आपको पता होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। एक तो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है और दूसरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है। किसके पास? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास। इतना आप सबको पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट मेनली क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। कौन सा हेड है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। ठीक है, ये एक नॉमिनल हेड होता है। रियल हेड कौन होता है? पीएम होता है, जिसे आप प्राइम मिनिस्टर कहते हो। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा गया है। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ एंड डिफाइंड स्ट्रक्चर पावर एंड फंक्शंस। कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सुप्रीम लॉ है और यही डिफाइन करता है स्ट्रक्चर, पावर और फंक्शन को। और दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए दिया गया था, राज्यसभा मेंबर्स जो होते हैं ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ना कि डायरेक्टली बाय द पीपल। और रियल एग्जीक्यूटिव पावर लाई करती है प्राइम मिनिस्टर के पास एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास। होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। ये क्वेश्चन भी अपने ही आप में इम्पोर्टेंट था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर एक और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। प्रेसिडेंट के सामने दिया गया है रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, प्राइम मिनिस्टर के सामने दिया गया है हेड ऑफ गवर्नमेंट, वाइस प्रेसिडेंट के सामने दिया गया है प्रिजाइड्स ओवर राज्यसभा, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के सामने दिया गया है चीफ लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। आपको बताना है यहाँ पे विच ऑफ द पेयर गिवन अबोव आर करेक्टली मैच, कि यहाँ पे ना कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है ना एग्जाम में, तो आपको क्या याद रखना है? देखो, प्रेसिडेंट की अगर हम बात करते हैं तो अभी मैं बात कर रहा था प्रेसिडेंट रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं होता। प्रेसिडेंट इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो ये इंडिया का क्या है? एक नॉमिनल, याद रख लेना, नॉमिनल यानी कि फॉर्मल हेड होता है। क्या होता है? नॉमिनल हेड होता है, या फिर फॉर्मल हेड आप बोल सकते हो। रियल पावर इसके पास नहीं होती। रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होती है? याद रख लेना, रियल एग्जीक्यूटिव पावर हमारे पास यहाँ पे एक तो पीएम के पास होती है और दूसरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है। किसके पास? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास। ये चीज़ आप याद रख लेना। ठीक है, दूसरा है प्राइम मिनिस्टर। जब हम प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो ये हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। क्या होता है? हेड ऑफ गवर्नमेंट। इतना याद रखना, ये हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है और पीएम ही गवर्नमेंट का रियल हेड होता है। क्या होता है? रियल हेड होता है। ठीक है, और जितने भी पॉलिसी डिसीजन होते हैं, कोई पॉलिसी के रिलेटेड डिसीजन लेना है तो यही लेता है। तो ये तो सही है, ये वाला गलत हो गया था। वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का चेयरमैन होता है, यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। क्या होता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। याद रखना, कौन? याद रख लेना, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। ठीक है, यहाँ पे ये समझ आ गया।
ये भी ठीक हो गया। इसका मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करें, यहाँ पे लिखा गया है चीफ लीगल एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है। देखो जब भी बात होती है हमारे पास अटॉर्नी जनरल की, किसकी अटॉर्नी, याद रख लेना जनरल ऑफ इंडिया की। तो आपको क्या याद रखना है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, कि हमारे पास ये गवर्नमेंट का टॉप लेवल का टॉप लीगल एडवाइज़र होता है। क्या होता है? टॉप लीगल एडवाइज़र। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है लीगल मैटर्स के लिए। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी कि सेकंड, थर्ड और फोर ऑनली इसका सही आंसर आएगा। देखो अगर हम बात करते हैं पेयर फर्स्ट की, इनकरेक्ट था। क्यों? प्रेसिडेंट इज़ द नॉमिनल। प्रेसिडेंट क्या होता है? मैंने आपको बोला नॉमिनल होता है, एग्जीक्यूटिव नॉट द रियल एग्जीक्यूटिव। और मैंने फिर बताया प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट है और रियल एग्जीक्यूटिव माना जाता है, और वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा का, और अटॉर्नी जनरल चीफ लीगल एडवाइजर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई ना? ओके। आपकी सामने क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम हाउ इज़ द हेड ऑफ गवर्नमेंट, एग्जाम्पल दे रहा है द प्राइम मिनिस्टर टिपिकली चूजन। किस तरह से ये चूज़ किया जाता है? अब इस क्वेश्चन के बारे में आप ज़रा बताएं क्या आंसर आएगा। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। देखो बाई एन इंडिपेंडेंट इलेक्टोरल कॉलेज, नो, गलत, ये बिल्कुल गलत। बाई अ डायरेक्ट नेशनल पॉपुलर वोट, गलत, ये भी नहीं आएगा। फिर क्या आंसर आएगा? आंसर आए बाई द जुडिशरी इन कंसल्टेशन विद द लीगल हेड ऑफ स्टेट, गलत। ठीक है, बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, बाय द लेजिस्लेचर यूजली एज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी आर कोलिजन। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में हेड ऑफ गवर्नमेंट कैसे चूज़ होता है। तो याद रख लेना हमारे पास पार्लियामेंट्री सिस्टम का मेन रूल यही है कि पीपल इलेक्ट करते हैं एमपीज़ को। किसको इलेक्ट करते हैं? एमपीज़ को। ठीक है, ये याद रखना। फिर जो हमारे पास मेजॉरिटी में आती है पार्टी, जो मेजॉरिटी में सीट्स लेती है, ठीक है, फिर हमारे पास इनके बीच में कोलिजन भी होता है पार्लियामेंट में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इस पार्टी के लीडर जो होंगे मेजॉरिटी पार्टी प्लस कोलिजन जो होती है इनकी, इनको मिला के फिर हमारे पास पीएम बनता है। क्या बनता है? पीएम बनता है। जैसे एग्जांपल इंडिया की बात करें, इंडिया में ऐसा देखने को मिलता है और यूके में ऐसा देखने को मिलता है। एग्जांपल पूछ सकता है एग्जामिनर, इंडिया और यूके आर द बेस्ट एग्जांपल्स। ठीक है, इंडिया और यूके याद रख लेना। तो बाय द लेजिस्लेचर यूजली एज द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी था। आपको याद रखना है इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम लाइक इंडिया और द यूके। अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया और यूके की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होता, पीपल इलेक्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोग जो होते हैं वो चूज़ करते हैं। ठीक है, लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी आर कोलिजन इन द लेजिस्लेचर इज देन चूजन एज द प्राइम मिनिस्टर। फिर उसको यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर चूज़ किया जाता है जिसके सबसे ज़्यादा मेंबर्स होते हैं। और हेड ऑफ स्टेट जो होता है प्रेसिडेंट होता है इंडिया में। हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। फॉर्मली अपॉइंट्स द पीएम, ठीक है, बट द चॉइस इज़ बेस्ड ऑन मेजॉरिटी सपोर्ट इन पार्लियामेंट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट को कहा जाता है और ये नॉमिनल हेड होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, ये भी याद रख लेना। पर पीएम को लोगों ने चुना होता है। पीएम इज़ द रियल किंग ऑफ ए कंट्री। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द जुडिशरी इन इंडिया, कि कौन से फंक्शंस जो है, कौन से फंक्शंस परफॉर्म्ड किए जाते हैं जुडिशरी के द्वारा इंडिया में। पहला दिया जा रहा है इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा दिया जा रहा है कंडक्टिंग इलेक्शंस टू पार्लियामेंट, तीसरा दिया जा रहा है एक्सरसाइजिंग जुडिशियल रिव्यू अवर लॉज, फिर दिया जा रहा है प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। आपको यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं कि इनमें से कौन से फंक्शंस हैं जो परफॉर्म्ड किए जाते हैं, किसके द्वारा? जुडिशरी के द्वारा। देखो इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब क्या है? जुडिशरी में खास करके पार्लियामेंट की जब हम बात करते हैं, मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ाया था ना, जिसने भी नहीं देखा हुआ प्लीज़ जाके देख लेना। इससे पहला वाला लेक्चर जो था वो किस पे दिया था मैंने आपको? डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पे दिया था, लगभग 1.5 घंटे का लेक्चर दिया था। तो जुडिशरी खास करके पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो फाइनल इंटरप्रेटर होता है ना, यही माना जाता है। ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्लियर करना किसका काम है? कोर्ट का काम है, पार्लियामेंट का काम है। तो ये तो सही बात है। फिर हमारे पास आता है कंडक्टिंग इलेक्शंस टू पार्लियामेंट। क्या जुडिशरी का ये काम है? बिल्कुल भी नहीं है प्यारे दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत है। इलेक्शन कंडक्ट करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है, जिसे आप शॉर्ट में क्या कहते हो? जिसे आप शॉर्ट में ECI कहते हो। ठीक है,
जुडिशरी का इलेक्शन कंडक्ट करने में कोई रोल नहीं होता। एक्सरसाइजिंग जुडिशियल रिव्यू अवर लॉज, बिल्कुल जुडिशरी चेक करता है कि कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं है, कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो तो कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर सकता है। फिर प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, बिल्कुल अगर किसी का फंडामेंटल राइट क्या हो रहा है, वायोलेट हो रहा है, क्या हो रहा है, वायोलेट हो रहा है, तो कोर्ट रेमेडी देता है आर्टिकल किसके अंदर, 32 के अंदर। आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर ओनली, ठीक है। यहाँ पे जो सेकंड वाला था ना, ये गलत था, ठीक है। तो आपको इस तरह से चीज़ों को याद रखना है। तो आपको क्या याद रखना है, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट था। जुडिशरी जो होता है ये फाइनल इंटरप्रेटर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करते हैं, कोर्ट का काम ये होता है। और दूसरा स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट था, क्योंकि इलेक्शंस कंडक्टेड करवाए जाते हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ना कि जुडिशरी के द्वारा। और जुडिशरी एक्सरसाइज करता है जुडिशियल रिव्यू टू स्ट्राइक डाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। और फोर्थ स्टेटमेंट, इट प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स, बिल्कुल ये जुडिशरी के काम हैं। तो ये हमारे पास क्या है, पार्लियामेंट क्या है हमारे पास, पार्लियामेंट एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है ना, ठीक है। कोर्ट हमारे पास कौन सा इंस्टीट्यूशन है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। कौन सा इंस्टीट्यूशन, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। समझ आई बात। जैसे हाई कोर्ट की हम बात करते हैं, इसी तरह से हम सब ऑर्डिनेट कोर्ट की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह आती हैं। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी है, याद रखना। तो इस तरह से चीज़ें आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इट इज़ ए परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इस्टेब्लिश्ड ऑन 25 जनवरी 1950। देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है। इट कंडक्ट्स इलेक्शंस ओनली टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। इट करंटली कंसिस्ट्स ऑफ द इलेक्शन Chief Election Commissioner and 2 election commissioners. The concept of a multi-member commission has been in operation since 1993. How many of the above statements are incorrect? क्वेश्चन को समझो। पूछा जा रहा है कितने इनकरेक्ट हैं, 1 2 3 नन। द परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इस्टेब्लिश्ड ऑन 25 जनवरी 1950, बिल्कुल सही बात है। अंडर आर्टिकल अगर हम बात करें 324 की, और ये आर्टिकल 324 में दिया जाता है, ठीक है। ये क्या एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो इस्टेब्लिश्ड हुई 25 जनवरी 1950 को। दूसरा स्टेटमेंट, इट कंडक्ट्स इलेक्शंस ओनली टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, ये यहीं से गलत हो गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, गलत। इट करंटली कंसिस्ट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, बिल्कुल सही बात है। द कंसेप्ट ऑफ ए मल्टी मेंबर कमीशन हैज़ बीन इन ऑपरेशन सिंस 1993, तो ये भी सही है। हाउ मैनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट पूछा गया था ना, तो 1, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आएगा। समझ आ गई बात, आ गई होगी। देखो, स्टेटमेंट फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं, ईसीआई क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जब कब इस्टेब्लिश्ड की गई, 25 जनवरी 1950 को की गई। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट था, क्योंकि ईसीआई कंडक्ट करता है इलेक्शंस नॉट ओनली टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर बट आल्सो टू द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस भी यही करवाता है। और तीसरा स्टेटमेंट, इट करंटली हैज़ 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, बिल्कुल सही बात है। एक हमारे पास इसका क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 हैं इसके इलेक्शन कमिश्नर। और स्टेटमेंट 4, मल्टी मेंबर सिस्टम हैज़ बीन इन ऑपरेशन सिंस 1993, तो यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट था, और दैट इज़ सेकेंड वन, ठीक है। तो आंसर आएगा 1, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो चीज़ें मैंने थ्योरी में नहीं ना कवर की थी, वो आज इसमें कवर हो रही हैं आपकी। इट प्रोवाइड्स फॉर डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड रीजनल गवर्नमेंट। द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। द जुडिशरी हैज़ नो रोल इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म हेल्प्स एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। सवाल आपका ये है कि हमारे पास ना सिस्टम के लिए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, पूछा यह जा रहा है। देखो, डिवीजन ऑफ पावर की बात हो रही है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड रीजनल गवर्नमेंट, ये बिल्कुल सही है। इट प्रोवाइड्स फॉर डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल एंड रीजनल गवर्नमेंट, सही है। फेडरल सिस्टम में पावर सेंटर और स्टेट के बीच डिवाइड होती है। जैसे इंडिया में क्या होता है, इंडिया में आपको ये पता होना चाहिए, इंडिया में यूनियन लिस्ट आता है, स्टेट लिस्ट आता है और कंक्यूरेंट लिस्ट आता है। तो ये पावर इस तरह से क्या होती हैं हमारे पास, यहाँ पे याद रख लेना, पावर सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड होती हैं। और पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात है।
अगर हम बात करते हैं दोनों लेवल की पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन से डिफाइंड और प्रोटेक्टेड होती हैं, इसीलिए स्टेबिलिटी और क्लैरिटी मिलती है यहाँ पे। तीसरा स्टेटमेंट जो दिया गया ना ये गलत है। द जुडिशरी हैज़ नो रोल इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो फिर किसका रोल होगा अगर इसका नहीं होगा? जुडिशरी स्पेशली सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। सेंटर वर्सेस स्टेट, जितने भी डिस्प्यूट होते हैं ना, झगड़े होते हैं, इनको रिजॉल्व करता है, ठीक है। और फेडरलिज्म हेल्प्स एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। देखो फेडरलिज्म का मेन पर्पज़ ही है डिफरेंट लैंग्वेजेस, कल्चर, रीजन को मैनेज करना। क्या करना? मैनेज करना, ये याद रख लेना। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा, 1, 2 एंड 4 ऑनली। 1, 2 एंड 4 ऑनली। समझ आ गई बात? तो ये याद रख लेना। देखो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है ये करेक्ट है। फेडरलिज्म जो होता है ये डिवाइड्स कर, इसमें पावर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, जब पावर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड हो जाए तो इसी को हम क्या कंसेप्ट देते हैं? फेडरलिज्म का कंसेप्ट देते हैं। याद रखना इस वर्ड को। और दिस डिवीजन इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड होती है, याद रखना। और जुडिशरी डज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स। जुडिशरी का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है कि वो रिजॉल्व करे डिस्प्यूट्स को, झगड़ों को, ठीक है। और फेडरलिज्म मदद करता है मैनेज करने में डाइवर्सिटी बाय अलोइंग रीजनल ऑटोनॉमी। होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। पहला स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वर कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड बाय द 73rd अमेंडमेंट एक्ट। और दूसरा पूछा जा रहा है म्यूनिसिपैलिटीज इन अर्बन एरियाज व प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय द 74th अमेंडमेंट एक्ट। और तीसरा पूछा जा रहा है पंचायत समिति फंक्शंस एट द विलेज लेवल इन द 3 पंचायती राज सिस्टम। और चौथा पूछा जा रहा है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस आर एस्टेब्लिश्ड फॉर लार्ज अर्बन एरियाज विद हाई पॉपुलेशन। पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबोव आर करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर चूज करें। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपको क्या याद रखना है? देखो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये जो इंस्टीट्यूशन है ना ये भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 की अगर हम बात करें, 1992 की, समझना जो पहली स्टेटमेंट दी गई है, ये स्टेटमेंट है, याद रखना। पहली स्टेटमेंट जो दी गई है ना 73rd अमेंडमेंट की, जब भी हम बात करते हैं 1992 ने पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था, यानी कि रूरल लोकल गवर्नेंस यहाँ पे स्ट्रेंथन हुई थी लोकल लेवल पे। और 74th अगर हम बात करते हैं अमेंडमेंट एक्ट की तो याद रखना 1992, याद रख लेना 1992 ने अर्बन लोकल बॉडीज़ यानी कि पैलेटिस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था। किसके अकॉर्डिंग? 74th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग। अब पंचायत समिति फंक्शंस एट द विलेज लेवल इन 3 टियर पंचायती राज सिस्टम। तो याद रखना ये जो 3 टियर सिस्टम था इसमें क्या क्या था? एक तो ग्राम पंचायत थी, ठीक है। पंचायत समिति फंक्शंस एट द विलेज लेवल इन 3 टियर पंचायती राज सिस्टम, ये गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पे याद रखना 3 टियर सिस्टम में ग्राम पंचायत थी जो विलेज लेवल पे थी। किस लेवल पे? विलेज लेवल पे। और फिर आपको क्या याद रखना है? सुनना ज़रा। दूसरा आपको याद रखना है पंचायत समिति। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है पंचायत समिति। पंचायत समिति के बारे में आपको याद रखना है ये ब्लॉक लेवल पे, ठीक है, ब्लॉक लेवल पे। और तीसरा ज़िला परिषद। क्या? ज़िला परिषद। ज़िला परिषद के बारे में याद रखना ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थी। ये था 3 टियर गवर्नमेंट सिस्टम। मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बताया था। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट, सेकंड एंड 4 ऑनली। फर्स्ट, सेकंड एंड 4 ऑनली। समझ आ गई बात? तो याद रख लेना हमारे पास म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस आर इस्टेब्लिश फॉर लार्ज अर्बन एरियाज विद हाई पॉपुलेशन। देखो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लार्ज सिटीज़ मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ के लिए होती हैं, ठीक है, जैसे दिल्ली, मुंबई, जो भी शहरी इलाके होते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। तो वही लिखा गया है स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट। 73rd अमेंडमेंट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो आपको याद रखना है 74th अमेंडमेंट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू म्यूनिसिपैलिटीज़। फिर आपको याद रखना है पंचायत समिति ऑपरेट्स एट द ब्लॉक इंटरमीडिएट लेवल, नॉट विलेज लेवल। विलेज पे ग्राम पंचायत होती है। और फिर याद रखना है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होता है ये गवर्न करता है लार्ज सिटीज़ को, मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ को। होप आपको यहाँ तक बातें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। देखो फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस ए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा बेस्ट डिफाइन करता है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता ऐसा। ए सिस्टम वेयर मिलिट्री लीडर्स कंट्रोल गवर्नेंस, नो। ए स्ट्रक्चर दैट इंश्योर्स पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन गवर्नेंस। ए सिस्टम वेयर रूल्स आर हेरिडिटरी, गलत। यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इस क्वेश्चन को समझना ज़रा, ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है। ए बॉडी दैट कंसंट्रेट पावर इन वन अथॉरिटी,
ये हमारे पास किस में होता है? अथॉरिटेरियन सिस्टम में। कौन से सिस्टम में? अथॉरिटेरियन सिस्टम में। ये कॉपी पे नोट करना, ये डेफिनेशन है अथॉरिटेरियन सिस्टम की। और ए बॉडी वेयर मिलिट्री लीडर्स कंट्रोल गवर्नेंस, ये गलत है ना, ये मिलिट्री रूल यानी जनता में आता है, जनता सिस्टम में आता है ये, ठीक है, या फिर मिलिट्री रूल में आता है, मिलिट्री रूल याद रख लेना। और स्ट्रक्चर दैट इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन गवर्नेंस, ये हमारे पास आता है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ से आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से बाहर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जनता तो हमारे पास किसके रिलेटेड था? हमारे पास ये मिलिट्री रूल के सिस्टम के रिलेटेड था। और सिस्टम वेयर रूलर्स आर हेरिडिटरी, ये कौन सा सिस्टम है याद रखना, ये हमारे पास मोनार्कियल सिस्टम है, यानी कि मोनार्की का सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? मोनार्कियल सिस्टम, मोनार्की होती है इसमें, ठीक है, याद रख लेना। जहाँ पे किंग और क्वीन वगैरह रूल करते हैं, कौन? किंग क्वीन वगैरह, समझ आ गई ना बात? तो याद रख लेना। यहाँ पे आंसर था डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इंश्योर पीपल पार्टिसिपेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड रिप्रेजेंटेशन। फिर पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कौन सा फीचर है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का? डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द हेड ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, या प्रेसिडेंट होल्ड्स रियल एग्जीक्यूटिव पावर। अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा लास्ट, तो आपको ये समझ में आ चुका होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। जल्दी से आंसर चूज़ करें। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? जब हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में, सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है ना, डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में नहीं आता। पार्लियामेंट्री सिस्टम में पीएम डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होता, इसको एमपीज चूज़ करते हैं। तो ये गलत हो गया, सिंपल सी बात है। दूसरा भी गलत है। दूसरा क्यों गलत है? पार्लियामेंट्री सिस्टम में फ्यूज़न होता है, यानी सेपरेट नहीं होते। एग्जीक्यूटिव में हमारे पास क्या आ जाते हैं? पीएम प्लस मिनिस्टर। तो ये हमारे पास फ्रॉम लेजिस्लेचर लिखा गया ना, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम लेजिस्लेचर, इसमें सेपरेशन होता ही नहीं है, ठीक है, दोनों एक दूसरे का हिस्सा है। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, देखो यही पर ये हमारे पास क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम का कोर फीचर है, ठीक है, जिसमें क्या होता है ना, देखो गवर्नमेंट होती है यानी पीएम होता है प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्यारे दोस्तों, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट होल्ड्स रियल एग्जीक्यूटिव पावर, ये गलत है। इंडिया जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम में रियल पावर पीएम के पास होती है, प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होता है। मैंने पहले ही बता दिया, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या आंसर आएगा यहाँ पे? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल होता है लेजिस्लेचर के, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मतलब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के कंट्रोल में होता है, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है? एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के कंट्रोल में होता है। इंडिया की एग्जांपल ले लो, सुप्रीम कोर्ट का कितना बड़ा रोल है ना। सुप्रीम कोर्ट ना हो तो कितने लोग धज्जियाँ उड़ाएं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स लोगों के वायोलेट हों, कोई इंसाफ ना मिल पाए अच्छे से, हर चीज़ में सुप्रीम कोर्ट का रोल रहता है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इन ए डेमोक्रेटिक सिस्टम, ठीक है ना। पहला दिया जा रहा है इट इम्प्लाइज दैट ऑल पर्सन्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर सब्जेक्ट टू द लॉ। बिल्कुल सही बात है। रूल ऑफ लॉ का बेसिक प्रिंसिपल है लॉ सब पर इक्वल अप्लाई होता है, कोई भी पर्सन इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल लॉ से ऊपर नहीं होता। और इट अलाउज आर्बिट्रेरी यूज़ ऑफ पावर, ठीक है ना, बाय द एग्जीक्यूटिव इन स्पेशल सिचुएशन। देखें दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया यहीं से, क्योंकि रूल ऑफ लॉ का अपोजिट कंसेप्ट है ये। आर्बिट्रेरी होता है मनमानी, यानी पावर अलाउड नहीं होती बल्कि कंट्रोल होता है लॉ के थ्रू, ठीक है ना। इट अलाउज आर्बिट्रेरी यूज़ ऑफ पावर, नो, ये गलत है। इट इंश्योर्स इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन टू लॉज, बिल्कुल सही बात है। ये डायरेक्टली आर्टिकल 14 से रिलेटेड पूछा गया आपको, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, और इट इज़ ए बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या आया? ऑप्शन नंबर बी आया, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर ऑनली, ठीक है। देखो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, रूल ऑफ लॉ मीन्स नो वन इज अबव द लॉ, यानी ये कहता है कि कोई भी लॉ से ऊपर नहीं होता। इट डज नॉट अलो, ये अलो नहीं करता आर्बिट्रेरी पावर को, मनमानी वगैरह यहाँ नहीं चलती, इंस्टेड इसके बजाय इट रिस्ट्रिक्ट्स मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी। ये क्या करता है हमारे पास? याद रख लेना, हमारे पास ये रिस्ट्रिक्ट करता है जो भी मिस यूज़ होती है अथॉरिटी के द्वारा, समझ आ रही है बात। और ये इंश्योर करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 के अंदर ये चीज़ दी गई है। और इट इज़ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये क्या है? पार्ट है किसका? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। होप आपको समझ आया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ना रूल ऑफ लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर माना है, इसको पार्लियामेंट भी चेंज नहीं कर सकती, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। रूल ऑफ लॉ ये कहता है, रूल ऑफ लॉ कहता है लॉ
अबोव ऑल। ठीक है, यहाँ पे कोई आर्बिट्रेरी नहीं देखने को मिलेगा, इक्वलिटी होगी सबको। ठीक है, और बेसिक स्ट्रक्चर है ये कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इलेक्शंस इन इंडिया। पहला स्टेटमेंट दिया जा रहा है इंडिया फॉलोज द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम फॉर लोकसभा इलेक्शंस। ईपी सिस्टम ए कैंडिडेट मस्ट सिक्योर मोर देन 50% ऑफ टोटल वोट्स टू विन। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। यूनिवर्सल adult franchise ensures that all citizens above a certain age have the right to vote। आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबोव आर करेक्ट। क्या आंसर आएगा? देखो, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम यूज़ होता है। जो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा वोट लेता है वही जीत जाता है, इसका मतलब यही है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों, इन द FPTP सिस्टम ए कैंडिडेट मस्ट सिक्योर मोर देन 50% ऑफ द टोटल वोट्स टू विन। देखो, FPTP में मेजॉरिटी 50% से ज़्यादा मतलब हो ज़रूरी नहीं होती, बस हाईएस्ट वोट होने चाहिए, तो ये गलत हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस टू पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। बिल्कुल सही बात है, यही कंडक्ट करवाता है, चाहे लोकसभा इलेक्शन की बात करें चाहे स्टेट असेंबलीज की बात करें। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंश्योर करता है कि दैट ऑल सिटीजन्स अबोव अ सर्टेन एज हैव द राइट टू वोट। बिल्कुल सही बात है, इंडिया में 18+ एज के सारे सिटीजन्स को याद रख लेना वोट करने का राइट है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? सिंपल सी बात है, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट थर्ड एंड फोर ओनली, फर्स्ट थर्ड और फोर। ठीक है ना, आपको याद रखना है इंडिया यूजेस द FPTP सिस्टम फॉर लोकसभा इलेक्शंस, और इन FPTP ए कैंडिडेट नीड्स ओनली द हाईएस्ट वोट। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो 50% से ज़्यादा वोट लेगा। ECI कंडक्ट करता है इलेक्शन पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में, और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है ये क्या देता है, गिव्स वोटिंग राइट टू ऑल एडल्ट्स जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर रखी गई है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बेसिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके बारे में आपको पहले भी जानकारी होनी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चाहे ये वन लाइनर है पर ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है ना, रेफरेंडम का मतलब क्या होता है? देखो, यहाँ पे ना एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पूछा गया, ये तो नहीं आएगा इसका आंसर। फिर इनिशिएटिव, ये भी गलत है। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये इसका सही आंसर है। और प्लेबिसाइड, ये भी गलत है। देखो, रेफरेंडम का मतलब क्या होता है? इसमें लोग डायरेक्टली किसी लॉ या इशू पर वोट करते हैं। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है। किसका? डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। याद रख लेना, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनिशिएटिव में क्या होता है? इसमें सिटीजन खुद लॉ प्रपोज करते हैं और वोट के लिए जाते हैं। ये भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है। किसका? डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, याद रख लेना। फिर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में क्या होता है? इसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जैसे MP हो गए, MLA हो गए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, इनको इलेक्ट करते हैं और वही रिप्रेजेंटेटिव फिर डिसीजन लेते हैं। यही इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। ठीक है, और प्लेबिसाइड का मतलब क्या होता है? इसमें भी डायरेक्ट पब्लिक वोट होता है किसी स्पेसिफिक इशू पर, तो ये भी हमारे पास डायरेक्ट डेमोक्रेसी में आता है। किस में आता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, याद रख लेना। ठीक है, इतना समझ आ गया ना। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी आल्सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम वेयर पीपल डू नॉट मेक डिसीजंस डायरेक्टली, जहाँ पे लोग डायरेक्टली डिसीजंस नहीं बनाते, इसके बजाय दे इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव लाइक MP MLAs को ये चूज़ करते हैं हु मेक लॉज एंड पॉलिसीज ऑन देयर बिहाफ। और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में सिटीजन्स वोट करते हैं इलेक्शंस में एंड चूज़ करते हैं लीडर को टू गवर्न करने के लिए, तो दिस इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट बिकॉज रेफरेंडम का मतलब होता है पीपल वोट डायरेक्टली ऑन ए लॉ, जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल है। इनिशिएटिव में सिटीजन्स प्रपोज करते हैं लॉज देमसेल्फ, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल है। ठीक है, खुद से ये लॉज को प्रपोज करते हैं। और प्लेबिसाइट में डायरेक्ट वोट बाय पीपल ऑन एन इशू होता है, तो ये भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल है। सो ओनली रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट फिट्स द डेफिनेशन ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्लियर हो गई ना बात? ओके। क्वेश्चन पूछा गया द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज मीन। इस तरह से क्वेश्चन आपको बना सकते हैं। तो पूछा गया है सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब क्या है? वन ऑर्गन कंट्रोल ऑल पावर, सेपरेशन एंड म्यूचुअल कंट्रोल अमंग ऑर्गन, ओनली जुडिशरी इज पावरफुल, ओनली एग्जीक्यूटिव इज पावरफुल। सिंपल सी बात है, सेपरेशन, याद रख लेना। सेपरेशन एंड म्यूचुअल कंट्रोल अमंग ऑर्गन इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, फिर आप वहाँ पे फंस जाते हो, पता नहीं, सोचोगे ये क्या चीज़ है। तो याद रख लेना, द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज मीन्स दैट द थ्री आर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। एक लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तीन आर्गन है गवर्नमेंट के, एक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है,
याद रख लेना। इनमें आपको याद रखना इनकी सेपरेट पावर होती है, बट दे आल्सो कीप ए चेक ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे ये चेक भी रखती है। दिस प्रिवेंट एनी वन आर्गन फ्रॉम बिकमिंग टू पावरफुल, आता है किसी भी आर्गन को किससे पावरफुल बनने से, एंड इंश्योर करता है एक बैलेंस ऑफ पावर डेमोक्रेसी में। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, द लेजिस्लेचर मेक लॉज, लेजिस्लेचर क्या बनाता है लॉज, बट द जुडिशरी कैन डिक्लेयर देम अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, अगर लेजिस्लेचर लॉ बनाता है तो जुडिशरी उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करता है लॉज को, बट इट इज़ अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। समझ रहे हो ना बात को। की बात है, ये म्यूचुअल कंट्रोल मेंटेन करता है, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, और प्रिवेंट करता है मिस यूज़ ऑफ पावर को। तो बाकी ऑप्शन गलत हो गए थे, क्योंकि वन आर्गन कंट्रोल करता है ऑल पावर्स को। दिस लीड्स टू, इससे क्या होगी डिक्टेटरशिप, यहाँ पे दानाशाही होगी, दानाशाही होगी ना कि डेमोक्रेसी। ऑनली अगर जुडिशरी पावरफुल होगी तो कोई सिंगल आर्गन सुप्रीम नहीं होगा डेमोक्रेसी में। फिर ऑनली एग्जीक्यूटिव अगर पावरफुल मानी जाए तो फिर अगेन वायोलेट करता है प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस को। वो आपको समझ में आया होगा। इसीलिए हमारे पास सेपरेशन एंड म्यूचुअल कंट्रोल अमंग आर्गन होना चाहिए। समझ आ रही है बात? ठीक है, क्योंकि लेजिस्लेचर लॉ को बनाती है, जुडिशरी फिर उसी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर भी कर सकती है अगर वो कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, और एग्जीक्यूटिव लॉ को फिर इम्प्लीमेंट करता है आगे, बट लेजिस्लेचर के कंट्रोल में ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेफरेंडम। पूछा जा रहा है, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी वेयर सिटीजन्स वोट डायरेक्टली ऑन स्पेसिफिक इशू, कि ये किसका फॉर्म है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, जहाँ पे शहरी क्या कर सकते हैं डायरेक्टली वोट कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक इशू पे। फिर दिया जा रहा है द डिसीजन टेकन इन ए रेफरेंडम इज़ ऑलवेज एडवाइजरी एंड नॉट बाइंडिंग, कि जो हमारे पास ना इसमें जो डिसीजन लिए जाते हैं वो हमेशा एडवाइजरी होते हैं और नहीं होते। ये बात गलत है, ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, याद रख लेना। ठीक है, डिसीजन इज़ ऑलवेज एडवाइजरी एंड नॉट बाइंडिंग, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि ये कई कंट्री में ना रेफरेंडम बाइंडिंग होता है, हर केस में सिर्फ एडवाइजरी नहीं होता, इसीलिए ऑलवेज एडवाइजरी गलत है। इट इज़ यूज्ड इन सम कंट्रीज़ फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और मेजर पॉलिसी डिसीजन, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे पूछा गया था विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट, तो सब आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। रेफरेंडम का मतलब है इन्वॉल्व्स डायरेक्ट वोटिंग बाय सिटीजन ऑन स्पेसिफिक इशू, कि जब क्या होता है लोग डायरेक्टली किसी लॉ या इशू पर वोट करते हैं, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक क्लियर एग्जांपल माना जाता है। और रेफरेंडम इज़ ऑफन बाइंडिंग इन मेनी कंट्रीज नॉट ऑलवेज एडवाइजरी, सिंपल सी बात है, कई कंट्रीज़ में रेफरेंडम बाइंडिंग होता है, हर केस में सिर्फ एडवाइजरी नहीं होता, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऑलवेज वोट की वजह से ये गलत हो गया। और इट इज़ यूज फॉर मेजर डिसीजन लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आर नेशनल इशूज़, तो याद रख लेना रेफरेंडम का यूज़ होता है कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने के लिए, इंपॉर्टेंट नेशनल इश्यूज़ के लिए, मेजर पॉलिसी डिसीजंस के लिए। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। में पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द करंट कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। गणेश कुमार इज सर्विंग एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू एंड डॉक्टर विवेक जोशी आर सर्विंग एज इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस अक्रॉस द कंट्री। आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, क्या आंसर आएगा, जल्दी से आंसर चूज़ करें। गणेश कुमार जो है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इंडिया के, तो ये बात तो सही हो गई, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, काफ़ी चर्चा में थे ये। डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू एंड डॉक्टर विवेक जोशी आर सर्विंग एज इलेक्शन कमिश्नर, ये भी बात सही है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस अक्रॉस द कंट्री, ये भी सही है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, तो गणेश कुमार को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में मेंशन किया गया, ये चीज़ याद रखनी है। और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी इलेक्शन कमिश्नर के रूप में काम कर रहे हैं अभी अगर हम बात करते हैं। और इलेक्शन कमीशन का मेन काम होता है इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करना, याद रखना। फिर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 17 में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन इंडिया। ठीक है ना, अब आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में पूछा गया है, मैंने आपको लास्ट वीडियो सेशन में पढ़ाया था इसके बारे में। पूछा गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैंडल बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। Civil court deal mainly with property, contract and family disputes. Revenue courts primarily handle criminal offences and serious crimes. आपको पूछ रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। देखो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसको हैंडल करती हैं, जो डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट होती है ये हैंडल करती हैं सिविल प्लस जो भी हमारे पास क्रिमिनल केसेस होते हैं, तो ये बात तो सही है। सिविल कोर्ट हैंडल करती है प्रॉपर्टी को, कंट्रैक्ट को और फैमिली के डिस्प्यूट को, ये बात भी सही है। पर रेवेन्यू कोर्ट प्राइमरी हैंडल ऑफेंसेस एंड सीरियस क्राइम्स, ये गलत है, याद रख लेना। ठीक है, रेवेन्यू में हमारे पास ना लैंड टैक्स के रिलेटेड ही आता है, इसमें क्राइम का कुछ भी लेना देना नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आएगा। ठीक है,
आर द प्रिंसिपल कोर्ट्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये क्या होती हैं? प्रिंसिपल कोर्ट होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। दे हैंडल बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, और इन क्रिमिनल मैटर्स दे फंक्शन एज सेशन कोर्ट फॉर सीरियस ऑफेंसेस। और क्रिमिनल मैटर में ये काम करती हैं एक सेशन कोर्ट के तौर पे। और सिविल कोर्ट डील करती हैं नॉन क्रिमिनल डिस्प्यूट्स के साथ, जैसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हो गए, कंट्रैक्ट इशू हो गया, मनी रिकवरी केसेस हो गए, फैमिली मैटर्स हो गए, तो इनके साथ। और रेवेन्यू कोर्ट्स डू नॉट डील विद क्रिमिनल ऑफेंसेस। ये हमारे पास क्रिमिनल ऑफेंसेस के साथ नहीं होती। दे मेनली हैंडल लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स एंड एग्रीकल्चर रेवेन्यू टैक्स मैटर्स। होप आपको समझ में आ चुका होगा कि हम क्या पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है, एक और शानदार क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी ओरिजिनेटेड इन द ग्रीक सिटी स्टेट ऑफ एथेंस अराउंड 508 to 507 BC। आज मैंने ये चीज़ आपको पढ़ाई थी। द सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी इन एथेंस वाज इंट्रोड्यूस बाई क्लेस्थेनस। ये बिल्कुल मैंने आपको पढ़ाया था। एथेनियन डेमोक्रेसी अलाउड आर रेजिडेंट इंक्लूडिंग वुमेन एंड स्लेव्स टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन वोटिंग एंड लॉ मेकिंग। आपको बताना है यहाँ पे क्या आंसर आएगा। देखो, पहला और दूसरा स्टेटमेंट ठीक है, पर तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एंड सेकंड वाली। ठीक है, डेमोक्रेसी कहाँ पे शुरू हुई? एथेंस में। कब? 508 से लेकर 507 BC के बीच में। मेकिंग वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस यहाँ पे देखने को मिली। रिफॉर्म्स ऑफ क्लेस्थेनस की अगर हम बात करें, इसने इंट्रोड्यूस किया था सिस्टम को जो जाना जाता था डेमोक्रेटिया से, यानी रूल बाय द पीपल। डेमोक्रेटिया का मतलब ही क्या है? रूल बाय द पीपल। और इतने नहीं, डेमोक्रेसी वाज नॉट यूनिवर्सल, ओनली अडल्ट मेल सिटीजन्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते थे। वुमेन, स्लेव्स एंड फॉरनर्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स। वुमेन्स को, स्लेव्स को और फॉरनर्स को निकाला जाता था, याद रखना, पॉलिटिकल राइट्स से। फिर पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए गवर्नमेंट रूल्ड बाय मिलिटरी लीडर इज कॉमनली नोन एज ए मिलिटरी डिक्टेटरशिप और मिलिटरी रेजिम। ए मिलिटरी जनता रेफर्स टू रूल बाय ए सिंगल मिलिटरी लीडर हु होल्ड्स एब्सोल्यूट पावर। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए, जब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, है ना, आपको क्या याद रखना है? मिलिटरी डिक्टेटरशिप रेजिम, ए गवर्नमेंट रूल्ड बाय मिलिटरी लीडर, यानी कि गवर्नमेंट जो रूल करती है मिलिटरी लीडर के द्वारा, वो कॉमनली मिलिटरी डिक्टेटरशिप या फिर मिलिटरी रेजिम के नाम से जानी जाती है। बिल्कुल। फिर दिया जा रहा है मिलिटरी जनता रेफर्स टू ए रूल बाय ए सिंगल मिलिटरी लीडर हु होल्ड्स एब्सोल्यूट पावर। ये गलत है। जनता एक ग्रुप होता है, जनता इज अ ग्रुप। ये क्या होता है? ग्रुप होता है, ना कि सिंगल लीडर होता है। ठीक है, तो ये वाला आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ एक ठीक है। ठीक है, सिंपल सी बात है। गवर्नमेंट कंट्रोल बाय द आर्म फोर्सेज इज कॉल्ड मिलिटरी डिक्टेटरशिप। जिसको आर्म फोर्स कंट्रोल करते हैं उसको मिलिटरी डिक्टेटरशिप कहा जाता है या फिर मिलिटरी रेजिम कहा जाता है। और मिलिटरी जनता का मतलब है रेफर्स टू रूल बाय ए ग्रुप ऑफ मिलिटरी ऑफिसर्स, जब मिलिटरी ऑफिसर्स का ग्रुप रूल कर रहा हो, ना कि सिंगल लीडर। इफ ए सिंगल मिलिटरी लीडर रूल, अगर एक ही सिंगल मिलिटरी लीडर रूल करेगा तो इट इज़ मोर एक्यूरेटली कॉल्ड ए मिलिटरी डिक्टेटरशिप, वो कहलाएगा, या जनता वो नहीं कहलाता। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ए स्ट्रेटोक्रेसी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? स्ट्रेटोक्रेसी के बारे में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द स्टेट इज गवर्न डायरेक्टली बाय मिलिटरी चीफ। ठीक है, स्ट्रेटोक्रेसी के बारे में पूछा गया। और इन ए स्ट्रेटोक्रेसी सिविलियन लॉ एंड मिलिटरी लॉ आर सेपरेट एंड फंक्शन इंडिपेंडेंटली। आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर आएगा? आपने आंसर चूज़ करना है। और आज आपने इन 20 में से कितने क्वेश्चंस ठीक किए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देना है। ठीक है, थ्योरी का वीडियो मुझे लगता है आप में से काफ़ी बच्चों ने नहीं देखा होगा, क्योंकि उस पर सिर्फ 300 से 400 व्यू ही गए हैं। और याद रखना, सिलेक्शन किसकी होगी? सिलेक्शन उसी की होगी सारे वीडियो देखेगा। ये मेरी बात याद रखना, एक एक मार्क्स मैटर करता है एट द एंड। ठीक है ना, अभी तक नहीं देखा हुआ तो जितना मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है ना, शायद ही यूट्यूब पे किसी ने आपको ये लेक्चर दिया होगा, तो जाके देख लेना। बाकी स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज़ के लिए कुछ भी आपको चाहिए, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे, बाकी का प्रोसीजर आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करें, अच्छे से अपनी तैयारी करें। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक जो है ना, फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। आपका फीडबैक बहुत मैटर करता है हमारे लिए। ठीक है ना, तो मिलते हैं एक और शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।